अथर्व जब कमरे में आया तो अक्षत बेड पर लेटा हुआ था। अथर्व उसके ऊपर गिर गया तो अक्षत ने उसे नीचे धकेल दिया और बोला, आज तो तुझे तेरी बहन मिल गई, बहुत खुश है ना तू अब। उसकी बात सुनकर अथर्वा ने खींचकर उसे एक मौका दे मारा और बोल, साले कुत्ते, शाम को तूने ही मेरे कान खराब कर दिए थे। तेरी बहन कहकर अब तुझे उसे जलन हो रही है। तो अक्सर बोला, नहीं मुझे क्यों जलन होगी, क्या अब तू उसकी शादी वंश से करवा देगा। तो अथर्व बोला, नहीं, इसी शर्त पर तो माफ किया है मैंने उससे कि वह वंश को भूल जाए तो ही उसे भाई मिलेगा। तो अक्षत बोला, फिर तो उसकी शादी क्यों नहीं होने दे रहा। तो अथर्व बोला, यह आदमी उसे अपनी जीत के चक्कर में बंद देखा किसी अमीर बकरे के साथ, बस इसीलिए फिलहाल मुझे अब अपनी शादी का तमाशा देखना है कि क्या और कैसे करना है। कल तो मैं ललित माँ के पास जाऊंगा, विज्ञान को भी अपने साथ ले जाऊंगा, बता तेरे लिए डेट प्लान करूं क्या। उसकी बात सुनकर अक्षत झट से मान गया और बोला, हाँ जरूर, यह भी कोई पूछने की बात है क्या। तो अथर्व बोला, ठीक है, नाश्ते के बाद निकाल लेंगे कल। अक्सर खुश हो गया और अथर्व को फ्लाइंग किस उछाल दी, फिर वह दोनों ही सो गए। अथर्व ने सोने से पहले ही अक्षत का मूड ठीक कर दिया था और कल राकेश को भी सबक सिखाने का फैसला किया था ताकि वह दोबारा अक्षत को परेशान न कर सके। अब आगे अगले दिन सुबह 5 बजे के करीब अथर्व की नींद खुल गई क्योंकि खर्राटे ले रहा था, जिसे अथर्व इतना परेशान हो गया कि उसे वहां से उठाना पड़ा। उसने पहले तो अक्षत को एक लात मारकर बेड से नीचे फेंक दिया और खुद कमरे से बाहर निकल गया। वहीं अक्षर वापस उठकर बेड पर सो गया और अथर्व नीचे हॉल में आकर सोफे पर सो गया। सुबह रोहिणी से उठकर नीचे आई तो उसने अथर्व को सोफे पर सोते हुए देखा। वह कुछ देर तक उसे देखती रही, तभी दूध वाले ने आकर बेल बजाई तो वह जल्दी से वहां से चली गई। कुछ देर बाद एक एक करके सब लोग उठ गए। सब ने अथर्व को सोते देखा लेकिन किसी ने उसे जगाया नहीं। 7 बजे के करीब आती थी और बाकी सब अपने वर्कआउट से निपटने के बाद वहीं बैठे थे जब मीनल जी ने अथर्व को जगा दिया। अथर्व ने उन्हें अपने पास बिठा लिया और उनकी गोद में सर रख लिया। मीनल जी ने उसका सर सहलाया और बोली, अर्थ बेटा तू यहाँ क्यों सो रहा है। तो अथर्व मुंह सिकुड़ते हुए बोला, दादी उसे साले कुत्ता ईद ने खर्राटे ले रहा था जिससे परेशान हो गया और 5 बजे से मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। उसके बाद सुनकर आदित्य और बाकी सब हंस पड़े। अथर्व अभी भी आंखें बंद किए हुए पड़ा हुआ था, तभी उसे राकेश की आवाज़ सुनाई दी। वह आदित्य से बोल, आज जो मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना है वह मैं दूंगा, हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट की सख्त जरूरत है। तभी तैयारी अभी वहां आकर बैठ गया आदित्य। उससे बोला, तुम भी तो इस प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, कैसे तैयारी है। तो धैर्य बोला, भैया तैयारी तो अच्छी ही है, बाकी मीटिंग में मिलते हैं। तो आदित्य ने हाँ में सर हिलाया। वही राकेश ने उसे घूर कर देखा तो वह वहां से उठकर चला गया। वही अथर्व के दिमाग की घंटी बाजू थी। वह मन ही मन बोला, मेरे भाई को अपनी बातों से परेशान किया था ना मिस्टर ठाकुर, अब मैं भी देखता हूँ कि यह प्रोजेक्ट आपको कैसे मिलता है। उसे हटाने की कीमत करोड़ों रुपए गवा कर चुकानी होगी आपको। ये सब इतना सोचकर अथर्व उठ गया और अपने कमरे की तरफ चला गया। अथर्व कमरे के बाहर पहुंचा ही था तभी उसे आद्या का ख्याल आया। वह उसके कमरे में घुस गया। उसने देखा तो आद्या कमरे में नहीं थी। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई थी तो वह बोला, कल मुझ पर हंस रही थी, अभी तुझे मजा चखाया हूँ नाव्या डार्लिंग। कुछ देर बाद आद्या टॉवल में बाथरूम से बाहर निकले। उसने गीले बाल उसके कंधे पर फैले हुए थे। वह गुनगुनाते हुए अपने बाल सुखा रही थी। फिर उसने अपने कपड़े लेने के लिए अपनी अलमारी खोली तो वह जोर से चीख पड़ी। अथर्व उसके अलमारी में बैठा हुआ अजीब निकालकर हंस रहा था, लेकिन आद्या को तोहार में देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसे देखकर आद्या ने उसे खींचकर अलमारी से बाहर निकाला और उसे मारने लगी। बंदर के बच्चे, मुझे हार्ट अटैक देकर मारना चाहते हो क्या, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तो अथर्व बोला, आज तो तुम सच में चुड़ैल लग रही हो। तभी दरवाजे पर नाक हुआ और आदित्य बोल, आद्या क्या हुआ है, तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों। तो आद्या बोली, कुछ नहीं जीजू, वह बस एक चूहा था, कबर्ड में भाग गया, बस इसीलिए चेक निकल गई थी मेरी, अचानक देख लिया तो आदित्य बोला, तुम्हें हेल्प चाहिए क्या। तो आद्या बोली, नहीं जीजू, मैं चेंज करके नीचे आ जाऊंगी, आप चाहिए ठीक है कहकर आदित्य वहां से चला गया। वही अथर्वरिया के चेहरे में को रहा था, उसे वह बहुत क्यूट लग रही थी। उसका दिल भी धक धक कर रहा था। उसने आगे बढ़ाकर उसे गले लगा लिया और गाना गाने लगा, जिसका मुझे था इंतजार आज वह सच में हो गया है। वह मेरी जान। अथर्व ने अयोध्या को जड़ से पकड़कर एकदम से किस किया और बोला, हो गया डार्लिंग, हो गया, मुझे भी लव प्यार मोहब्बत हो गया। आद्या ने ध्यान से देखा तो अथर्व की नजरें उसके शरीर पर थी कि नहीं, वह उसके चेहरे को पढ़कर खड़ा था और बोला, अब मुझे भी हमारी शादी का इंतजार है। आद्या को खुशी हुई कि अथर्व उसके शरीर से नहीं उसे प्यार करने लगा है। वह अथर्व के गले लग गए और बोली, तुम सबसे अलग क्यों हो अब आगे।
अथर्व आध्या के चेहरे में को रहा था, उसे वह बहुत क्यूट लग रही थी। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने आगे बढ़ाकर उसे गले लगा लिया और बोला, डार्लिंग हो गया मुझे भी लव मोहब्बत प्यार। आध्या नहीं ध्यान से देखा तो अथर्व की नजरें उसके शरीर पर थी ही नहीं, वह उसके चेहरे को पकड़े खड़ा था और सब बोल रहा था, अब मुझे भी हमारी शादी का इंतजार है। आधे को बहुत खुशी हुई कि अथर्व उसके शरीर से नहीं उससे प्यार करने लगा है। वह अथर्व के गले लग गई और बोली, तुम सबसे अलग क्यों हो? तो अथर्व बोला, क्योंकि मैं एक अकेला दुनिया का एंटीक पीस हूँ, मुझे सा कोई नहीं और ना कोई होगा। अब जल्दी से कपड़े पहनो, रुको आज मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता हूँ। इतना कहकर अथर्व ने अलमारी से एक ब्लैक टॉप और ब्लू जीन्स निकाली और बोला, एलो मैं भी आज यही कलर पहन लूंगा, चलो अब तैयार होकर नीचे आ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर आऊंगा और लेने भी मैं भी जल्दी से तैयार होकर नीचे मिलता हूँ। इतना कहकर अथर्व वहां से चला गया। वही आद्या का दिल खुशी से गदगद हो गया था। वह खुशी से झूम उठी और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब आद्या नीचे उतरी तो सब लोग उसे देखते रह गए। वह जीन्स वगैरह काम ही पहनती थी, इसलिए आज उसे ऐसे लुक में देखकर सब हैरान थे। अक्षत और धैर्य तो मुंह खोल उसे किले लुक को देख रहे थे। आदित्य आध्या से बोला, आध्या बहुत प्यारी लग रही हो। आध्या ने उसे थैंक्स कहा और नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। सभी उसकी तारीफ की। वही राकेश उसे घूर रहा था। आरती अध्याय से बोले, आध्या तुम तो ब्लू के साथ व्हाइट पहनना पसंद करती हो, तो फिर आज ब्लैक कैसे पहने? तो आज कुछ नहीं बोली। वही अक्षर और धैर्य ने एक दूसरे को देखा। तभी सीढ़ियों से उतरते अथर्व को देखकर उसे धैर्य और आयुष को खांसी आ गई, क्योंकि अथर्व आध्या के साथ मैचिंग कपड़े पहन कर आया था। उसने ब्लू जीन्स पर ब्लैक शर्ट और ऊपर एक ब्लू जैकेट डाली थी। वह गाना गाते हुए चिल्लाते हुए आ रहा था, मैं जो इरादा बता दूं तुम तो शर्मा ही जाओगे तुम। तभी उसने आध्या को देखा और आंखें निकालने की एक्टिंग करते हुए बोला, धड़कने जो सुना दो, तुमको घबरा ही जाओगी तुम। वही आदित्य, अक्षत और आध्या ने घबराते हुए राकेश को देखा जो अथर्व को ही घूर रहा था। तभी अथर्व मीनल जी को गाल पर किस देकर बोला, आई लव यू दादी, और कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तभी राधिका बोली, तुम दोनों ने एक जैसे कपड़े क्यों पहने हैं, आखिर चल क्या रहा है? तो अथर्व कुछ देर तक सबको देखा रहा और बोला, तुम्हें नहीं पता फिलहाल पूरे हिंदुस्तान में फॉग चल रहा है। उसका इतना कहना था कि सब लोग हंस पड़े। वही अथर्व ने राकेश को दिल जला देने वाली स्माइल इफेक्ट के मेरी और नाश्ता करने लगा। नाश्ता करते हुए रंजीत ने अथर्व से पूछा, तुम आज कहीं जा रहे हो क्या? तो अथर्व बोला, हाँ डेट पर, वह भी नाव्या डार्लिंग के साथ। उसकी बात सुनकर आध्या के गले में खाना अटक गया और वह जोर जोर से खांसने लगी। आरती नहीं उसे पानी पिलाया तो अथवसते हुए बोला, मैं मजाक कर रहा था दादी, दोपहर में मेरा लंच मत बनाइएगा। नव्या डार्लिंग को हॉस्पिटल छोड़ते हुए मैं ललिता माँ के पास जाऊंगा। मैं कई दिनों से उनके हाथ का खाना नहीं खाया, तो मैं आज वही जाऊंगा और साथ में रजनी डार्लिंग भी जाएगी। तो रजनी बोली, मैं वहाँ क्या करूँगी? तो अथर्व बोला, मेरी मदर इंडिया की सेवा करोगी और क्या? तो अक्षत बोला, और मैं भी। तो अथर्व ने मुंह बना लिया और बोला, आज मैं तेरा शादी से पहले ही तलाक करवा दूंगा। कमीना कितने खर्राटे लेता है। ये सुनकर धैर्य हंसने लगा। तभी अथर्व उसे बोल, तेरी मीटिंग कितने बजे है? तो धैर्य बोला, यही कोई 11 बजे है। क्यों? तो अथर्व बोल, बस जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। फिर वह मन ही मन बोला, आज तो इस आदमी का पूरा खून जला दूंगा। उसने राकेश को घर कर देखा और उसके बाद आध्या, अक्षत और रजनी को लेकर वहां से निकल गया। रास्ते में अक्षत अथर्व से बोला, तू ये सब क्यों कर रहा है? सबको शौक हो जाएगा तुम दोनों पर। तो आद्या बोली, हाँ अंकल कैसे घर कर देख रहे थे मुझे? तो अथर्व बोला, वह आदमी सब जानता है। ये सुनकर अध्याय एकदम से चिल्लाई, क्या? तो अथर्व बोला, हाँ उसे दिन जब इस पर हमला हुआ था उससे अगले दिन वह आदमी मुझे धमकाने आया था छत पर। बोला, दूर रहो इस, वरना ऐसी हवेली से निकाल दूंगा। मैं भी इस वक्त उसे धमका दिया, उसे और उसे आदित्य को भी, कि अगर मेरी डार्लिंग हवेली से गई तो मैं मोनिका से शादी नहीं करूंगा। और उसे लड़की की शादी का लालच उसे आदमी के लिए इतना ज्यादा है कि वह आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। तो अध्ययन टेंशन से बोली, क्या जीजू को भी पता है? वह तो दीदी को भी बता देंगे। तो अथर्व बोला, हमारी शादी कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी दीदी भी नहीं। अथर्वा ने बहुत शक्ति से कहा। वही अक्षत मन ही मन बोला, अगर इस लड़के को पता भी चला कि कल रात उन्होंने मुझे क्या क्या कहा है तो यह और तमाशा खड़ा कर देगा। अच्छा है इसे पता नहीं चला। अथर्व ने आध्या को अस्पताल के बाहर उतार और ललित जी के घर की तरफ चला गया। ललित जी के घर पहुंचकर उसने पहले रजनी को सोफे पर बिठाया और ललिता जी के गले से लग गया। तो ललिता जी बोली, बड़ा चिपक रहा है आज, कहीं कोई कांड तो नहीं करके आया ना तू? तो अक्सर और रजनी हंस पड़े। वही अथर्व मुंह फुलाते हुए बोला, मैं कोई कांड करूँ तो ही चिपकता हूँ? तो ललिता जी बोली, चल बहुत नौटंकी हो गई, पहली बार हमारी बहू घर आई, मैं उसके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। तो अथर्व रजनी से बुला लो, मेरी वैल्यू कम हो गई आज। तभी अक्षत बोला, लक्षिता दिखाई नहीं दे रही है? तभी अथर्व जोर से बोल, माँ लक्षिता थी, दिखाई नहीं दे रही है? तो ललिता जी बोली, वह पड़ोस में गई है, फोन करके बुला ले बेटा।
तभी लक्षिता पड़ोस की एक लड़की के साथ वहां आ गई और बोली मैं आ गई मन वही उसके साथ ही लड़की अथर्व को देखकर उसे पर लाइन मारने लगी। तब तक ललिता जी चाय नाश्ता लेकर आ गई तो अथर्व बोला मेरी कॉपी। तभी ललिता जी बोली वह बन रही है मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह वहां से वापस किचन में चली गई। वही लक्षिता और अक्षत इशारों से बातें कर रहे थे। वही वह लड़की अब लक्षिता से बोली यार लक्षिता मुझे अपने भाई से नहीं मिलवाएगी। तो अथर्व बोला अब मैं किसी से मिलने लायक नहीं बचा हूँ बहन मेरा सब कुछ पहले ही लुट चुका है। उसके बाद सुनकर रजनी को खांसी आ गई। वही लक्षिता और अक्षत हंस पड़े। वही लड़की बेचारी से कपकाते हुए चाय पीने लगी। ललिता जी भी वहां कर बैठ गई तो अथर्व बोला माँ पापा कब आएंगे। तो वह बोली वह तो शाम को आएंगे। तो अथर्व बोला माँ आज मैं अक्सर से एक सरदार गया अब बदले में मुझे लक्षिता दी को इसके साथ डेट पर जाने में मदद करनी है। इन दोनों को इजाजत दे दो कि यह घूमने चले जाए। अथर्व की बात सुनकर अक्षत पीछे मुड़ गया और मुंह ही मुंह में बड़बड़ा आया कसार यहाँ भी मुझे ही फंसा दिया। तभी ललिता जी बोली ठीक है लेकिन तेरे पापा के आने से पहले इसे छोड़ जाना। ये सुनकर अथर्व ने उन्हें चिपकाए और बोला जावेद सिलेंडर रास्ते में फट मत जाना। अक्षत उसे घूरते हुए वहां से चला गया। वही लक्षिता भी खुशी से अथर्व को किस देकर चली गई। रजनी सब देख रही थी। उसने अथर्व को हवेली में भी इतना खुश नहीं देखा था। अब आगे अथर्व ने आध्या को हॉस्पिटल के बाहर उतार और फिर वह ललित जी के घर की तरफ चला गया। ललिता जी के घर पहुंचकर उसने पहले रजनी को सोफे पर बिठाया और वह ललिता जी के गले से चिपक गया। तो ललिता जी बोली बड़ा चिपक रहा है तो आज कहीं कोई कांड तो नहीं कर दिया ना तूने। उनकी यह बात सुनकर अक्षत और रजनी हंस पड़े। वही अथर्व का मुंह बन गया। वह मुंह फुलाते हुए बोला मैं कोई कांड करूं तो ही चिपकता हो गया। तो ललिता जी बोली चल बहुत नौटंकी हो गई तेरी पहली बार हमारी बहू घर आई है मैं अभी उसके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। ये सुनकर अथर्व रजनी की तरफ देखकर बोल लो मेरी वैल्यू कम हो गई आज। तो अक्षत बोला लक्षिता दिखाई नहीं दे रही। तभी अथर्व जोर से बोल माँ लक्षिता दी दिखाई नहीं दे रही। तो ललिता जी बोली वह पड़ोस में गई थी फोन करके बुला ले बेटा। तभी लक्षिता पड़ोस की एक लड़की के साथ आ गई और बोली मैं आ गई माँ। वही उसके साथ है लड़की अथर्व को देखकर उसे पर लाइन मारने लगी। तब तक ललिता जी चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। तो अथर्व बोला मेरी कॉफी। तो ललिता जी बोली वह बन रही है मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली गई। वही लक्षिता और अक्षत इशारों में बातें कर रहे थे। तभी वह लड़की लक्षिता से बोली यार लक्षिता मुझे अपने भाई से नहीं मिलवाएगी क्या। ये सुनकर अथर्व बोला अब मैं किसी से मिलने लायक नहीं बचा हूँ बहन मेरा सब कुछ पहले ही लुट चुका है। उसकी बात सुनकर रजनी को खांसी आ गई। वही लक्षिता और अक्षत हंस पड़े। वही वह लड़की बेचारी से कपकाते हुए चाय पीने लगी। तभी ललिता जी वहां आकर बैठ गई। तो अथर्व बोला माँ पापा कब आएंगे। तो वह बोली शाम को आएंगे। तो अथर्व ने कहा माँ आज मैं अक्षत से एक शर्त हार गया अब बदले में मुझे लक्षिता दी को इसके साथ डेट पर जाने में मदद करनी है। इन दोनों को इजाजत दे दो कि यह घूमने चले जाए। अथर्व की बात सुनकर अक्सर पीछे घूम गया और मन ही मन बड़बड़ाया कसार यहाँ भी मुझे ही फंसा दिया। तो ललिता जी बोली ठीक है लेकिन तेरे पापा के आने से पहले इसे छोड़ जाना। ये सुनकर अथर्व बने उन्हें किस किया और बोला जा बे सिलेंडर रास्ते में फट मत जाना। अक्षत उसे घूरते हुए वहां से चला गया। वही लक्षिता भी खुशी से अथर्व को किस देकर चले गए। रजनी यह सब देख रही थी। उसने अथर्व को हवेली में भी इतना खुश नहीं देखा था। कुछ देर बाद वह लड़की भी चली गई। तो अथर्व बोला माँ लंच में क्या बनेगा। तो ललिता जी बोली क्या खाना है तुझे। तो अथर्व बोला मसाला पनीर पनीर है या मैं लेकर आओ। तो ललिता जी बोली है सुबह ही एक हवलदार के हाथों भिजवाया है तेरे पापा ने। तो अथर्व बोला ठीक है माँ मैं 1:30 बजे तक आ जाऊंगा। इतना कहकर अथर्व वहां से जाने लगा। तो ललिता जी बोली कहाँ चल दिया अभी तो आया था। तो अथर्व बोला माँ आज धैर्य की एक मीटिंग है तो मैं उसके पास जा रहा हूँ क्या करूँ। वहां से निकल गया। होटल ब्लू डायमंड में एक हॉल टाइप कमरे में एक मीटिंग रूम तैयार था। धीरे धीरे सब लोग आकर वहां बैठ गए। राकेश भी आदित्य के साथ वहां आया था। वह बड़ा कॉन्फिडेंट था कि यह प्रोजेक्ट उसे ही मिलेगा। लगभग 300 करोड़ की डील थी यह जिसे उनकी कंपनी की पोजीशन और भी अच्छी हो जाएगी अगर यह प्रोजेक्ट उन्हें मिलता है। तो वहां पर शहर के और भी बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे। वही आदित्य इधर उधर धैर्य को देख रहा था। तभी धैर्य ने कमरे में एंटर किया और उसके साथ ही अथर्व भी था जिसे वहां देखकर राकेश और आदित्य दोनों ही चौंक गए। अथर्व के चेहरे के हाव भाव से वह पक्का बिजनेसमैन लग रहा था। अभी उसके चेहरे पर वह शरारती मासूम भाव नहीं थे। वह काफी सीरियस लग रहा था। धैर्य बेचारा सा बना बैठा था। यहाँ आने से पहले अथर्व ने उसे अच्छे से झाड़ दिया था क्योंकि वही प्रोजेक्ट ठाकुर अंपायर को दिलाने की फिराक में था। राकेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कल रात की गई हरकत से उसे 300 करोड़ का नुकसान होने वाला है।
कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो गई। एक एक करके सब में प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। राकेश ने भी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, इसलिए सब ने तालियां बजाए। अब सिर्फ धैर्य रह गया था। राकेश की आंखें तब चौड़ी हो गई जब प्रेजेंटेशन देने के लिए धैर्य की जगह अथर्व खड़ा हुआ। अथर्व ने राकेश को एक टेढ़ी स्माइल दी और प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। धैर्य हैरान रह गया कि अथर्वानी इतनी जल्दी उसके बने प्रेजेंटेशन में फिर बदल कर दिया। वही प्रेजेंटेशन के अंत तक ये प्रोजेक्ट ए कंपनी को मिल चुका था। मीटिंग के बाद जब सब लोग वहां से चले गए तो अथर्व धैर्य से बोला, तो कंपनी जा सकता है और आइंदा अगर किसी के लिए भी दयावान बना तो हड्डियां तोड़कर दयनीय स्थिति में पहुंचा दूंगा तुझे। तो धैर्य बोला, तू नहीं आएगा? तो अथर्व बोला, मुझे ललिता माँ के पास जाना है, शाम को आ जाऊंगा मैं। तू निकल यहाँ से, मुझे जरा कुछ टाइम बिताना है इन लोगों के साथ। अथर्व आदित्य और राकेश को देखते हुए कहा। तो धैर्य वहां से जाते हुए बोला, मैं गाड़ी में ही हूँ, मैं भी साथ आऊंगा तेरे। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वही राकेश अथर्व को घूर रहा था। तो आदित्य बोल, अथर्व तुमने ऐसा क्यों किया? ये प्रोजेक्ट हमारे पास आने वाला था, फिर तुम बीच में क्यों आए? तो अथर्व बोला, यह इनाम है तुम्हारे बाप के लिए, उनके कल रात को मेरे भाई अक्षत के साथ की गई चुहलबाजी का। तो राकेश बोला, मैं उसे लड़के ने तुम्हारे सामने मेरी चुगली की। तो अथर्व बोला, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया मिस्टर ठाकुर, बल्कि उसे तो अब तक पता भी नहीं है कि मुझे कल रात उसके परेशान होने की वजह पता चल गई है। और क्या कहा था आपने उससे? खून के रिश्ते मेरे बनाए रिश्तों पर भारी पड़ेंगे। तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप जिस दिन मुझे मौका मिला मैं ये जो आपका खून मेरे अंदर है उसे पूरा बहा दूंगा। उसे पूजा में मेरे साथ आपका बैठना मैं विफल कर दूंगा। और क्या कहा था? हाँ मेरा बेटा, अभी तो ये बात आपके दिमाग से निकला है, एक दिन दिल से निकलेगा और देखिएगा उसे वक्त आपके पास पछताने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और क्या कहा था? हाँ मुझे मजबूर करोगे जैसे राधिका ने किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप दोनों मेरे सामने सिर्फ पटक पटक कर भी मर जाएंगी तो भी मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं। इसीलिए दोबारा मेरे भाई या मेरे दोस्तों के साथ ऐसी बातें दोबारा करने की कोशिश भी मत करना, वरना आज 300 करोड़ गए हैं, कल पूरी कंपनी हाथ से जा सकती है। इतना कहकर अथर्व वहां से चला गया। वही उसके जाने के बाद आदित्य और राकेश से बोल, पापा आप क्यों ये सब कर रहे हैं? वह जाना चाहता है तो चाहे कम से कम जिंदा और खुश तो रहेगा, इससे तो वह और भी ज्यादा नफरत करेगा आपसे और माँ से। चलिए अब कंपनी चलते हैं। राकेश चुपचाप उसके साथ वहां से निकल गया। होटल के बाहर उसने अथर्व को धैर्य के साथ गाड़ी में जाते देखा और मन ही मन बोला, मैं आज खुद से वादा करता हूँ 4 महीने में इसके दिल में अपनी जगह बनकर रहूंगा और यह हमारे साथ ही रहेगा हमेशा। अब आगे धैर्य के जाने के बाद आदित्य बोल, अथर्व तुमने ऐसा क्यों किया? ये प्रोजेक्ट हमारे पास आने वाला था, फिर तुम बीच में क्यों आ गए? तो अथर्व बोला, यह इनाम है तुम्हारे बाप के लिए, उनकी कल रात को मेरे भाई आरव के साथ की गई चुहलबाजी का। तो राकेश बोल, तो उसे लड़के ने तुम्हारे सामने मेरी चुगली की? तो अथर्व बोला, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया मिस्टर ठाकुर, बल्कि उसे तो अब तक पता भी नहीं है कि मुझे कल रात उसके परेशान होने की वजह पता चल गई है। और क्या कहा था आपने? उसे खून के रिश्ते मेरे बनाए रिश्तों पर भारी पड़ेंगे। तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए आप लोग, जिस दिन मुझे मौका मिला मैं ये जो आपका खून मेरे अंदर है उसे पूरा बहा दूंगा। उसे पूजा में मेरे साथ आपका बैठना मैं विफल कर दूंगा। और क्या कहा था आपने? हाँ मेरा बेटा, अभी तो ये शब्द आपके दिमाग से निकला है, एक दिन दिल से निकलेगा और देखिएगा उसे वक्त आपके पास पछताने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और क्या कहा था? हाँ मुझे मजबूर करोगे जैसे राधिका ने किया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप दोनों मेरे सामने सर पटक पटक कर पर भी मर जाएंगे तो भी मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं। इसीलिए दोबारा मेरे भाई या मेरे दोस्तों के साथ ऐसी बातें दोबारा करने की कोशिश भी मत करना, वरना आज 300 करोड़ गए हैं, कल पूरी कंपनी हम भी हाथ से जा सकती है। इतना कहकर अथर्व वहां से चला गया। वही उसके जाने के बाद आदित्य और राकेश से बोला, पापा आप क्यों कर रहे हैं? सब वह जाना चाहते हैं तो जाए, कम से कम जिंदा और खुश तो रहेगा, इससे तो वह और भी ज्यादा नफरत करेगा आपसे और माँ से। चलिए अब कंपनी चलाते हैं। राकेश भी चुपचाप उसके साथ वहां से निकल गया। होटल के बाहर उसने अथर्व को धैर्य के साथ गाड़ी में जाते देखा और मन ही मन बोला, मैं आज खुद से वादा करता हूँ 5 महीने बाद इसके दिल में अपनी जगह बनाकर रहूंगा और यह हमारे साथ ही रहेगा हमेशा। अथर्व धैर्य को लेकर लक्ष्य के घर आ गया था, जहां वंशमन और लक्ष्य के साथ साथ ललित जी भी आ गए थे। अथर्व ललित जी की गोद में सर रखकर लेते हुए बोला, मेरे पापा क्या हाल चाल? लड़कों की पूरी तरह से रेल बना रखी है, ऐसा भी कौन सा पहाड़ तुड़वा रहे हैं आप इनसे? तो ललित जी कुछ नहीं बोले तो अथर्व उन्हें घूरने लगा। तो ललित जी बोले, एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और तू बता इतना शांत कैसे है? कहीं अकेले तो कोई गल नहीं खिला रहा ना तू?
तो अथर्व बोला मैं हवेली से बाहर निकलता हूँ तो दादू का वह गम चिपक जाता है मुझे और उसे हवेली वालों के ड्रामे ही खत्म नहीं होते, ऊपर से वह शादी का ठीकरा वह भी अगले हफ्ते से बनना शुरू हो जाएगा। तो अब बताए है मेरे पास कोई गुल खिलाने का समय। वह सब बातें कर ही रहे थे कि ललिता जी ने सबको खाने के लिए बुला लिया। सब खाना खाने लगे। अथर्व बीच बीच में रजनी के साथ मजाक मस्ती करने लगता तो वह उसे गुस्से में घूरने लगती। वही वंश किसी सोच में गुम था जिस पर अथर्व की नज़र पड़ गई। उसने उससे बाद में बात करने के बारे में सोचा, तभी अथर्व नहीं देखा लक्ष्य उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अथर्व को जैसे ही समझ आया तो वह ललित जी से बोल, पापा आप तो कह रहे थे कि संडे को हम ध्वनि के घर जाएंगे रोक के लिए, लेकिन अब तो दूसरा संडे भी आने वाला है। तो ललिता जी बोली, बेटा ध्वनि की नई गुजर गई है जिसकी वजह से वह लोग टाइम आगे बढ़ाने के लिए कह रहे थे तो हमने हाँ कह दिया। मैंने सोचा है कि हम सीधे सगाई का प्रोग्राम रख लेते हैं गणेश विसर्जन के बाद, और अक्षत और लक्षित के साथ साथ लक्ष्य और ध्वनि की भी सगाई रख लेंगे। तो अथर्व बोल, गणेश विसर्जन से पहले रखिए ना, दोनों जोड़े पूजा भी कर लेंगे। तो ललित जी बोले, ठीक है बंदर जैसी तेरी इच्छा। अथर्व ने लक्ष्य की तरफ देखा और आंख मार दी तो लक्षण ही उसे वहीं से होठों गल करके फ्लाइंग किस दे दी सबकी नजरों से बचते हुए, जिसे देखकर अथर्व ने सड़ा सा मुंह बनाया तो लक्ष्य नीचे मुंह करके हंसने लगा। खाना खाने के बाद अथर्व सीधा लक्ष्य के कमरे में जाकर बेड पर फैल गया। खाना खाने के बाद उसे गहरी नींद नहीं गिर लिया और वह घोड़े बेचकर सो गया। शाम को जब वंश ने अथर्व को उठाया तो अथर्व ने उसे खींचकर बेड पर गिरा दिया और उसकी पीठ पर बैठते हुए बोला, क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही है। तो वंश बोला, कोई बात नहीं है। अर्थ नीचे उतर तो अथर्वा ने उसके कंधों को जोर से काट लिया तो देव चिल्लाते हुए बोला, अभी रक्षा कोई बात नहीं है, मैं बस कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहता था, बस यही सोच रहा था। तो अथर्व बोला, अच्छा खा मेरी कसम यही बात थी। तो अथर्व बोला, अच्छा खा मेरी कसम यही बात थी। तो वंश बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैं और अमन कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहते हैं, जाए क्या। तो अथर्व कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है लेकिन अगले हफ्ते शादी वाला ड्रामा चालू हो जाएगा तो उससे पहले वापस आ जाना तुम दोनों। तो वंश बोला, ठीक है, और बोला अब तो उधर ऊपर से। तो अथर्व उसके ऊपर ही लेट गया और बोला, मेरा मन नहीं है उतरने का। वही वंश के माथे पर बल पड़ गए, उसके पीछे कुछ चुप रहा था तो वह बोला, अभी कुत्ते क्या सोच रहा है मेरे ऊपर लेटकर। तो अथर्व उसके मजे लेते हुए बोला, मैं अपनी बीवी के साथ सुहागरात की सीन सोच रहा हूँ अब आगे। अथर्व की बात सुनकर वंश ने अथर्व को बेड पर पटक दिया और उसे मारते हुए बोला, तो कमीनी उसके साथ ही हरकतें करना। इतना कहकर वंश वहां से भागकर बाहर आ गए और पीछे अथर्व हंस हंस कर लोटपोट हो गया। वंश भागकर बाहर आए तो सबके साथ सोफे पर आकर बैठ गया। ललिता जी बोली, अथर्व उठ गया या नहीं। तो वंश, बलम जी आंटी उठ गया है। अथर्व उठकर बाहर आया तो ललित जी ने उसे काफी थमा दिया था। वह कॉफी पीते हुए बोला, पापा चले गए क्या। तो लक्ष्य बोला, हाँ चले गए। तो अथर्व बोला, तुम में से कोई गजनी डार्लिंग को धैर्य को हवेली छोड़ो, मैं नाव्या डार्लिंग को लेने जाऊंगा। तभी अक्षत भी लक्षिता को लेकर आ गया तो वह भी धैर्य और रजनी के साथ ही चला गया। वहीं अथर्व कुछ देर ललित जी से चिपक कर पड़ा रहा। तब वह बोली, तुझे वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा। तो वह उनके गाल खींचते हुए बोला, नहीं मन, अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा क्या। चलिए अब मैं आपकी बहू को लेने चला जाता हूँ, आज तो मस्त घूम कर जाएंगे हम दोनों। ध्रुविका और दाल के लिए कुछ चटपटा भी ले जाऊंगा, वरना उनके पतियों को तो अपने आप के ख्वाब से ही फुर्सत नहीं। तो ललिता जी बोली, तुम्हें अपने पापा से डर नहीं लगता। तो अथर्व बोलना, मुझे उसे आदमी से डर नहीं लगता, उल्टा उसका खून जलाने में मुझे बहुत मजा आता है। और माँ आप लोगों से मेरा आप मत कहा करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है ये सुनकर, और मैं अपना गुस्सा अपने परिवार पर नहीं उतारना चाहता। पापा भी मुझे किसी केस में नहीं घुसने दे रहे हैं जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं। उसके बाद अथर्व कुछ देर और उनके पास रहा और फिर आध्या को लेने के लिए हॉस्पिटल चला गया। अथर्व हॉस्पिटल पहुंचा तो बाहर ही एक एक्सीडेंट में घायल पेशेंट दर्द से तड़प रहा था। अथर्व वहां गया और बोला, अरे भाई इसे इलाज की जरूरत है, आप लोग इसे अंदर क्यों नहीं ले जा रहे। उसे घायल आदमी के साथ जो औरत और एक 16 साल की बच्ची थी वह रो रही थी। वह औरत बोली, हम इन्हीं सरकारी अस्पताल ले गए थे, उन्होंने कहा कि वह इन्हें नहीं बचा पाएंगे तो हम इन्हें यहाँ से ले आए, लेकिन हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, दाखिल करने से पहले ही यहाँ इलाज की आधी रकम भरनी पड़ती है, हम इन्हें नहीं ले जा सकते। ये सुनकर अथर्वा ने उसे आदमी को गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर ले जाते हुए बोला, लिए मेरे साथ। अथर्व रिसेप्शन पर जाकर जोर से बोल, स्टैचर लो। तो 2 वार्ड बॉय भागकर स्टेटस लेकर आए। तभी रिसेप्शन पर बैठा लड़का, सर पहले आधा अमाउंट जमा कीजिए फिर ही इन्हें एडमिट किया जाएगा। तो अथर्व उसे धमकाते हुए बोला, एक थप्पड़ मारूंगा ना, अभी यह सब बिक जाएगा, आधा अमाउंट अगर यह आदमी मर गया
ना तो दूंगा मैं तो ज्यादा अमाउंट तभी सामने से आती है। अध्याय ने अथर्व को रिसेप्शन पर बढ़ते हुए देखा तो वह जल्दी से वहां आए और अथर्व से बोली, अर्थ क्या हुआ, तुम इस रिसेप्शनिस्ट से क्यों झगड़ रहे हो। तो अथर्व ने उसे सब कुछ बताया तो आध्या उसे आदमी को एडमिट करने के लिए कहने लगी और बोली, इलाज के पैसे मैं भर दूंगी, तुम इसकी फाइल बना। फिर आध्या अथर्व से बोली, मैं रमेश सर के साथ इस पेशेंट को देखती हूँ। इतना कहकर आध्या जल्दी से उसे वार्ड में चली गई जिसमें उसे आदमी को लेकर गए थे। उसके जाने के बाद अथर्व रिसेप्शन पर उसे लड़की को घूरते हुए अपने कार्ड को रखते हुए बोला, ये लो मर जाओ, आधा अमाउंट लेकर। फिर अथर्व उसे वार्ड के बाहर आकर खड़ा हो गया। तभी डॉक्टर रमेश भी इस वार्ड में चले गए। वहीं वह औरत और लड़की अथर्व के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो अथर्व बोला, अगर आप इनकी पुलिस कंप्लेंट कर देगी तो आपके पति का इलाज अब तक हो गया होता। तभी आध्या बाहर आए और अथर्व से बोली, उनके घुटने का ऑपरेशन होगा और मुझे टाइम भी लग जाएगा, तो तुम घर चले जाओ। तो अथर्व बोला, कितना टाइम लगेगा। तो आध्या बोली, तकरीबन 3-3.5 घंटे लगेंगे। तो अथर्व बोला, ठीक है, 3 घंटे बाद में तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। तो आज यहाँ लेकर वहां से वापस चली गई। अथर्व हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और आसपास एटीएम के बारे में पूछने लगा तो एक आदमी ने उसे बता दिया। तो अथर्व ने अपने 2-3 क्रेडिट कार्ड निकाले और लगभग 30,000 रुपये निकले और वापस अस्पताल की तरफ बढ़ गया। उसने अक्षत को फोन करके सब बता दिया और कहा कि वह आध्या को लेकर लेट आएगा तो दादी को बता दे। वहीं दूसरी तरफ शाम को जब राकेश सब लोगों के साथ घर पहुंचा तो एकदम चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। रोहिणी ने उसे और सबको अपनी दिया। तभी मोहन जी ने राकेश का चेहरा देखा तो वह बोले, राकेश क्या बात है, वो प्रोजेक्ट नहीं मिला क्या। तो आदित्य बोल, दादाजी प्रोजेक्ट हमें जरूर मिल जाता अगर अथर्व वहां ना आया होता। तो रंजीत बोला, मतलब। तो आदित्य बोल, मतलब अथर्व धैर्य के साथ वहां आया और जो प्रेजेंटेशन धैर्य देने वाला था उसने दिया और वो प्रोजेक्ट धैर्य की कंपनी को मिल गया। तो आयुष बोल, पर उसने ऐसा क्यों किया। तो आदित्य ने राकेश की तरफ देखा और बोला, हमने उसे कहते सुना था शायद धैर्य ने कोई एवरेज प्रेजेंटेशन बनाया था ताकि यह प्रोजेक्ट हमें मिल जाए, लेकिन अथर्व ने इस प्रेजेंटेशन में फिर बदल करके उसे ही सबके सामने रिप्रेजेंट किया। वह नहीं चाहता था कि यह प्रोजेक्ट हमें मिले। तभी धैर्य रजनी को लेकर आया। पीछे अक्षत भी था। राकेश ने अक्षत को घर कर देखा और वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। वही औसत को कुछ समझ में नहीं आया तो इसने उसे सब बताया। तो अक्षत मन ही मन बोला, ये लड़का, इसे पता तो नहीं चल गया था कि कल अंकल ने मुझे वह सब कहा था।